Hello friends, welcome to my channel Learn Along Vinod. We have started a series related to public administration, and in that series we started a paper of BA third year, that is Constitutional and Administrative Aspects of Himachal Pradesh. Today we will discuss the second topic, Himachal as Chief Commissioner and Part C state. Okay, so let's start. हिमाचल एज चीफ कमिश्नर प्रोविंस, इस टॉपिक के लिए मैं दो वीडियो बनाऊंगा। पहले इस वीडियो में हम चीफ कमिश्नर प्रोविंस के दौरान यहाँ का प्रशासन कैसा था उसके बारे में जानेंगे, और दूसरे वीडियो में जो पार्ट सी स्टेट के दौरान किस तरह का प्रशासन था उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो संवैधानिक रूप से हिमाचल प्रदेश की जो प्रगति है बहुत ही अनिश्चित और घटनापूर्ण रही है। हिमाचल को अस्तित्व में लाने के लिए यहाँ के लोगों ने एक बहुत लंबा संघर्ष किया। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि बहुत से आंदोलन हुए, बहुत से संघर्ष हुए। ठीक है, तो उसके बाद हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था, और इस लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष की प्रमुख घटनाएं, दो बहुत प्रमुख घटनाएं थी, एक सोलन सम्मेलन और एक सुकेत सत्याग्रह। सोलन सम्मेलन, जैसा कि हमने पढ़ा, 26 जनवरी 1948 को आयोजित हुआ, जिसमें प्रजामंडल और रियासतों के राजाओं के प्रतिनिधि शामिल हुए। और दूसरा सुकेत सत्याग्रह जो 18 फरवरी 1948 को हुआ, जिसमें प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने हजारों लोगों के साथ सुकेत राज्य में प्रवेश किया और एक के बाद एक पुलिस चौकियों को अपने अधीन करते गए। और अंत में जो वहां का राजा था, सुकेत का राजा था, उसने शर्तें मान ली और अपनी रियासत को हिमाचल में विलय के लिए मान गया। और हिमाचल की विभिन्न रियासतों में चल रहे जन आंदोलनों और इस पहाड़ी क्षेत्र को एक अलग भौगोलिक इकाई बनाए रखने के लिए भारत सरकार ने 15 अप्रैल 1948 को लगभग 30 पूर्ववर्ती पहाड़ी रियासतों के विलय के बाद प्रदेश को मुख्य आयुक्त प्रांत, दैट इज चीफ कमिश्नर प्रोविंस के रूप में गठित कर दिया। तो 15 अप्रैल 1948 को जो है चीफ कमिश्नर प्रोविंस के रूप में इसका गठन किया गया। ओके, हिमाचल का चीफ कमिश्नर प्रोविंस के रूप में गठन। हिमाचल के गठन में बहुत से उतार चढ़ाव देखे गए हैं। 26 जनवरी 1948 को सोलन में हुई प्रजामंडलों और राजाओं की सभा, जिसे प्रतिनिधि सभा का नाम दिया गया, बुलाई गई। इस सभा की अध्यक्षता बघाट के राजा दुर्गा सिंह ने की। इसमें देशी शासकों के रियासती संघ और प्रजामंडल के प्रतिनिधियों के हिमालय प्रांत प्रस्तावों पर विचार विमर्श हुआ। बहुत विचार विमर्श के पश्चात राजा दुर्गा सिंह ने पहाड़ी रियासतों को मिलाकर एक नया प्रांत हिमाचल प्रदेश बनाने की घोषणा की। इसके बाद हिमाचल को एक अलग प्रांत बनाने के लिए यहां आंदोलनकारी और लोग प्रयासरत रहे। अंततः भारत सरकार ने 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल एक मुख्य आयुक्त प्रांत बना दिया गया और इसका मुख्यालय ऐतिहासिक ब्रिटिश भारत के विदेश विभाग कार्यालय शिमला में स्थापित किया गया। केंद्र सरकार ने NC मेहता को हिमाचल प्रदेश का प्रथम चीफ कमिश्नर और E पेंड्रल मून को डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया। चीफ कमिश्नर प्रोविंस के रूप में हिमाचल का प्रशासनिक ढांचा। हिमाचल प्रदेश का प्रशासन चीफ कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के अधीन था। चीफ कमिश्नर ने शिमला हिल्स की पहाड़ी रियासतों को मिलाकर महासू जिला बना दिया, जबकि सिरमौर, चंबा और मंडी अन्य जिला प्रशासनिक इकाइयों के रूप में स्थापित किए। इन जिलों के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक जिले को एक डिप्टी कमिश्नर के अधीन रखा गया। सलाहकार समिति का गठन।
चीफ कमिश्नर को परामर्श देने और प्रांत का प्रशासन सही ढंग से चलाने के लिए 30 सितंबर 1948 को एक सलाहकार समिति का गठन किया गया। इस समिति में 9 सदस्य थे, जिनमें से 3 पूर्ववर्ती रियासतों के प्रतिनिधि पब्लिक राजा तथा 6 जनप्रतिनिधि थे। ये सभी मनोनीत सदस्य थे। यहाँ पे द लिखा गया त, मनोनीत सदस्य थे। लेकिन ये सलाहकार समिति बनाई तो गई, ठीक है, लेकिन इस समिति का जो कार्य है वो सिर्फ परामर्श देने तक ही सीमित था, ठीक है। इसके पास कोई और अधिकार नहीं था। और जो महत्वपूर्ण विषय जो थे समिति के सम्मुख नहीं रखे जाते थे। जो आयुक्त था या चीफ कमिश्नर था या कमिश्नर था, वो ही उन पर अंतिम निर्णय लेता था। और जब कभी समिति की सलाह ली भी जाती थी तो उनकी सलाह को माना नहीं जाता था, ठीक है। एक तरह से बिना किसी अधिकार के ये समिति थी, ठीक है, जो किसी तरह का निर्णय नहीं ले सकती थी, ठीक है। और अगर निर्णय ले लेती तो उसके ऊपर भी जो अंतिम निर्णय है वो किसका चलता था? चीफ कमिश्नर का ही होता था। अब हम प्रशासनिक ढांचे को देखते हैं कि किस तरह का प्रशासनिक ढांचा उसमें था। सबसे ऊपर चीफ कमिश्नर, उसके डिप्टी कमिश्नर, और फिर वित्त सचिव जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, फिर सहायक सचिव गृह भूकर, फिर सहायक वित्त सचिव, ये भी सामान्य, और रजिस्ट्रार, सचिवालय स्तर पर रजिस्ट्रार जो था वो चीफ कमिश्नर के अधीन था। और बाकी जो विभागाध्यक्ष थे, जिन्हें पदेन सचिव कहते थे, एक्स ऑफिसियो सेक्रेटरी, ठीक है, वो इसके अधीन थे। तो इस तरह से ये एक प्रशासनिक ढांचा उस समय हिमाचल प्रदेश में था अंडर चीफ कमिश्नर प्रोविंस। प्रदेश के प्रशासन का प्रबंध करने के लिए चीफ कमिश्नर के अधीन एक वित्त सचिव, एक सहायक सचिव गृह भूकर और सचिवालय स्तर पर एक रजिस्ट्रार नियुक्त किए गए थे। इसके अलावा विभागाध्यक्ष जो पदेन सचिव के स्तर के अधिकारी थे, वे भी चीफ कमिश्नर के अधीन कार्य करते थे। तो ये था प्रशासनिक ढांचा ऊपरी स्तर पर। संपूर्ण प्रशासनिक ढांचा विभिन्न विभागों पर निर्भर करता था, जो निम्न पदनामों वाले अधिकारियों के अधीन थे। तो जितना भी प्रशासनिक ढांचा था वो, क्योंकि आपको पता है कि प्रशासन चलाने के लिए जो कार्य होते हैं उनको अलग अलग विभागों में बांटना होता है, ठीक है। तो उनके पदाधिकारी जो थे, उनके जो पदनाम थे वो क्या थे? मुख्य आयुक्त जो वित्त विभाग से संबंधित था, मुख्य वन आरक्षक जो वन और कृषि विभाग का अधिकारी था, निदेशक स्वास्थ्य सेवा जो चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग से संबंधित था, शिक्षा उपनिदेशक जो शिक्षा विभाग का अधिकारी था, मुख्य अभियंता अधिकारी लोक निर्माण विभाग, मुख्य प्रबंधक परिवहन विभाग, उप वार्डन मत्स्य, निदेशक पंचायत एवं सहायक समितियों के रजिस्ट्रार के लिए, कर अधिकारी, फिर पशुपालन अधिकारी, पशुपालन चिकित्सा विभाग, और उप पुलिस इंस्पेक्टर जनरल पुलिस विभाग। इस तरह से इन अधिकारियों की सहायता से जो चीफ कमिश्नर था वो हिमाचल का प्रशासन चलाया करता था। हिमाचल के गठन के 2 माह पश्चात लोक निर्माण विभाग ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया था, परंतु शीघ्र ही इसका विलय केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में हो गया। मार्च 1950 को पुनः हिमाचल का लोक निर्माण विभाग कार्य करने लगा। महासू, मंडी और चंबा में परिवहन विभाग का गठन 1949 में किया। इसके साथ कार्य विभाग और पशुपालन चिकित्सा विभाग का गठन भी इसी वर्ष किया गया था। महासू के पुलिस अधीक्षक को उप पुलिस इंस्पेक्टर जनरल नियुक्त किया गया और इसे निरीक्षण के अधिकार दिए गए। बाद में दिल्ली के इंस्पेक्टर जनरल को हिमाचल पुलिस का इंस्पेक्टर जनरल नियुक्त कर दिया, ठीक है। तो पहले क्या था कि जो महासू के पुलिस अधीक्षक थे उनको उप पुलिस इंस्पेक्टर जनरल नियुक्त किया गया, लेकिन बाद में क्योंकि सेंटर के अंडर था तो उन्होंने क्या किया, जो दिल्ली में इंस्पेक्टर जनरल था उसी को
हिमाचल पुलिस का इंस्पेक्टर जनरल नियुक्त कर दिया गया। ठीक है। अच्छा, प्रशासन के द्वारा किए गए कार्य, उस समय जो चीफ कमिश्नर प्रोविंस थी या चीफ कमिश्नर थे या उनका जो प्रशासन था, उन्होंने क्या क्या कार्य किए, उनके सामने क्या क्या उसमें जो चुनौतियां थी। तो चीफ कमिश्नर प्रशासन द्वारा बहुत से कार्य किए गए थे। ये कार्य निम्न प्रकार से हैं। पहला है आपका रियासतों की प्रशासनिक सेवाओं का विलयन और पुनर्गठन। सबसे बड़ी चुनौती जब हिमाचल प्रदेश बना था, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग रियासतें थी, बहुत सी रियासतें थी, उनके अपने अपने प्रशासनिक सेवाएं थी, अपने अपना प्रशासन करने का तरीका था। तो सबसे पहले जो चीफ कमिश्नर थे, उनके सामने यही चुनौती थी कि ये जितनी भी प्रशासनिक सेवाएं हैं, क्योंकि अलग अलग रियासतों के अलग अलग प्रशासनिक सेवाएं हैं, उनको इकट्ठा करना है, उनका विलय करना है और उनका दोबारा से पुनर्गठन करना है, ताकि एक सुचारू रूप से एक जैसा प्रशासन जो है वो बन सके। दूसरा काम प्रशासनिक सेवाओं में सुधार करना। विलय करना ही एक चुनौती नहीं थी, क्योंकि प्रशासनिक सेवाओं में बहुत, उसमें क्या था कि करप्शन बहुत थी। लोगों, जो प्रशासनिक अधिकारी थे, उनके माइंडसेट भी क्या थे, ब्रिटिश काल के ही थे। क्या तो उनमें सुधार करना बहुत जरूरी था। तो प्रशासनिक सेवाओं में सुधार किया, उसमें एक जैसी कार्य प्रणाली विकसित करना, क्योंकि जैसा पहले हमने कहा कि रियासतें जो थी वो अलग अलग तरह से अपने अपने ढंग से कार्य करती थी। ठीक है, कार्य प्रणाली एक जैसी नहीं थी। तो उसमें चीफ कमिश्नर ने इन अलग अलग कार्य प्रणालियों को क्या किया, एक जैसा बनाया और एक जैसी कार्य प्रणाली का गठन करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने थी, और उस तरफ भी उन्होंने कुछ काम किया। फिर आया सेवा शर्तों का निर्धारण। अब जो भी, क्योंकि अगर अभी आगे बताऊंगा मैं कि जो हमारे उसमें प्रशासन में कुछ पंजाब के अधिकारी थे, कुछ रियासतों के अधिकारी थे, तो उनकी सेवा शर्तें अपने अपने ढंग से थी, अलग थी। तो उन सेवा शर्तों को, उनका निर्धारण करना, उनको सही ढंग से पुनर्गठित करके उनको सुचारू रूप से बनाना और एक जैसी बनाना, वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो उसमें उस संदर्भ में भी जो चीफ कमिश्नर थे, उन्होंने कार्य किया। लगभग आधा दर्जन अधिकारी पंजाब की प्रशासनिक सेवाओं से लिए गए, जबकि अन्य अधिकारी पुरानी रियासतों के अधिकारी थे। उच्च अधिकारियों का पूरा समय इन कर्मचारियों की सेवा शर्तों संबंधी शिकायतों को निपटाने में लगने लगा। इसकी वजह से प्रदेश के प्रशासन की ओर बहुत कम ध्यान दे पाया या दिया गया। देखिए, प्रशासन का काम है कि किस तरह से प्रबंधन करना है, या प्रशासन जो है लोगों तक कैसे पहुंचाना है, सेवाएं कैसे देनी है। लेकिन उसमें क्या था, क्योंकि एक नया प्रदेश बना था, तो हर एक चीज को नए सिरे से बनाना था, चाहे वो प्रशासनिक सेवाएं थी, ठीक है, चाहे उनकी कार्य प्रणाली थी, चाहे उनकी सेवा शर्तें थी। प्रशासन को चलाने के लिए अधिकारियों को एकजुट करना था। तो इनकी वजह से, इस तरफ ध्यान देने की वजह से, जो विकास कार्य थे या एक लोगों की तरफ ध्यान देने की बात थी, वो नहीं दिया गया। मुख्य आयुक्त प्रांत के रूप में हिमाचल का प्रशासनिक ढांचा पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं था। हालांकि मुख्य आयुक्त के पास एक सलाहकार निकाय परिषद थी, समिति थी, जिसमें 3 शासक और लोगों के 6 प्रतिनिधि शामिल थे। यह परिषद केवल एक सलाहकार निकाय थी और इसके पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं थी। ठीक है। नौकरशाही शासन के खिलाफ व्यापक आक्रोश था, क्योंकि अधिकारी इस समिति की बात सुनते नहीं थे और ना ही चीफ कमिश्नर उनके सुझावों पर ध्यान देते थे। हिमाचल को एक अलग प्रांत की पहचान तो मिल गई थी, लेकिन अभी भी सत्ता लोगों के हाथ से कोसों दूर थी। इसका परिणाम यह हुआ कि सलाहकार समिति ने हताश होकर त्याग पत्र दे दिया और प्रशासन के लोकतंत्रीकरण के लिए संविधान सभा के अंदर और बाहर एक संवैधानिक लड़ाई छेड़ दी। फलस्वरूप
हिमाचल को पार्ट सी स्टेट का दर्जा दे दिया गया और प्रदेश में विधानसभा का गठन किया गया। तो यहां पे बात ये आती है कि चीफ कमिश्नर प्रोविंस जो थी एक तरह से प्रदेश में प्रशासन, अच्छा प्रशासन देने में असफल रही, क्योंकि उनका पूरा वक्त जो है प्रशासन के निर्माण पे ही लग गया। ठीक है, तो दूसरी तरफ वो ध्यान नहीं दे सके। और दूसरी बात, जो नौकरशाही थी वो अपने मनमाना ढंग करती थी, अपना मन माने करती थी। ठीक है, जिसकी वजह से चाहे वो सलाहकार समिति थी या लोग थे, वो सभी परेशान थे, वो उसके खिलाफ हो गए थे, आक्रोश बढ़ गया था। ठीक है, जिस वजह से समिति ने क्या किया, इस्तीफा भी दे दिया और अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए संघर्ष करने लगी। ठीक है, और अंततः क्या हुआ कि जो हमारा चीफ कमिश्नर प्रोविंस था उसको उसका स्टेटस बदल के पार्ट सी स्टेट जो है वो दर्जा दे दिया गया। तो अगले वीडियो में हम पार्ट सी स्टेट के बारे में ही पढ़ेंगे। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ में शेयर जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें, और लाइक तो आपको पता ही है कि करना ही है। तो कमेंट, लाइक एंड शेयर, and importantly subscribe my channel. Thank you.